Good morning, students. Today I will further continue the second chapter of history. In the early 19th century, the British began to develop a uniform military culture. 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे थे. Soldiers were increasingly subjected to European style training. सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा. Drill and discipline that regulated their life for more than before. अब उनका जीवन पहले से भी ज़्यादा नियंत्रित था. Often this created problems since caste and community feelings were ignored in building a force of professional soldiers. इस कोशिश में कभी कभी समस्याएं भी आ जाती थीं, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते थे. Could individuals so easily give up their caste and religious feeling? Could they see themselves only as soldiers and not as members of communities? भला लोग अपनी जातीय और धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे? क्या वे खुद को अपने समुदाय का सदस्य मानने के बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते थे? What did the सिपाही feel? सिपाही क्या महसूस करते थे? How did they react to the change in their lives and their identity? That is their sense of who they were. अपने जीवन और अपनी पहचान यानी वे कौन हैं, इस बात के एहसास में जो बदलाव आ रहे थे, उनको सिपाहियों ने किस तरह देखा? The revolt of 1857 gives us a glimpse into the world of the Sepoys. You will read about their revolt in chapter 5. 1857 का विद्रोह हमें सिपाहियों की इस दुनिया की झलक दिखाता है, और इस विद्रोह के बारे में आप अध्याय 5 में पढ़ेंगे. I impeach the common enemy and oppressor of all. मैं सबके शत्रु और उत्पीड़क पर महाभियोग चला रहा हूँ. Here is a passage from Edmund
Here is a passage from Edmund Burke's eloquent opening speech during the impeachment of Warren हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स के महाभियोग की कार्रवाई के दौरान एडमंड बर्क ने एक उत्तेजनापूर्ण भाषण दिया, जिसका एक हिस्सा इस प्रकार था: आई इम्पीच हिम इन द नेम ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया whose right we had trodden under his foot and whose country he has turned into desert। मैं उनके यानी हेस्टिंग्स के ऊपर भारत के लोगों की ओर से महाभियोग चला रहा हूँ, जिनके अधिकारों को उन्होंने पैरों तले रौंद दिया और जिनके देश को उन्होंने रेगिस्तान बना दिया है। in name of human nature itself, in the name of both the sexes, in the name of cavalries, in the name of even rank, I impeach the common enemy and oppressor of all। अंत में मानव स्वभाव के नाम पर, स्त्री पुरुष के नाम पर, हर उम्र के नाम पर, हर ओहदे के नाम पर मैं सबके साझा शत्रु और सबके उत्पीड़क पर महाभियोग चला रहा हूँ। धर्मशास्त्र यानी धर्मशास्त्र, संस्कृत टेक्स्ट prescribing social rules and codes of behavior composed from c. 500 BC onward। संस्कृत की ऐसी कृतियाँ जिसमें सामाजिक तौर तरीकों और आचरण के सिद्धांतों की व्याख्या की जाती है, और ये धर्मशास्त्र ईसा पूर्व 500 वर्ष से भी पहले लिखे गए थे। सवार, मैन ऑफ हॉर्सेस यानी घुड़सवार, मस्केट, ए हैवी गन यूज्ड बाय इन्फेंट्री सोल्जर्स यानी पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक भारी बंदूक थी, जिसको मस्कट कहते थे। मैचलॉक, an early type of gun in which the powder was ignited by a match। शुरुआती दौर की बंदूक जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी, उसको मैचलॉक कहते। कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। Thus the East India Company was transformed
from a trading company to a territorial colonial power. ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। द अराइवल ऑफ न्यू स्टेम टेक्नोलॉजी इन द अर्ली 19th century also aided this process. 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक के आने से यह प्रक्रिया और तेज हुई। Till then it would take anywhere between 6 and 8 months to travel to India by sea. तब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 माह का समय लग जाता था। Steamships reduced the journey time to 3 weeks, enabling more Britishers and their families to come to a far-off country like India. भाप से चलने वाले जहाज़ों ने यह यात्रा 3 हफ्तों में समेट दी और इसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे। By 1857 the company come to exercise direct rule over about 63% of the territory and 78% of the population of the Indian subcontinent. 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। Combined with its indirect influence on the remaining territory and population of the country, the East India Company had virtually the whole of India under its control. देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था और इस प्रभाव व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को नियंत्रण में ले चुकी थी। स्लेव ट्रेड इन साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में दास व्यापार। The Dutch trading ships reached southern Africa in the 17th century. डच व्यापारी 17वीं सदी में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। यानी 17वीं सदी में डच व्यापारी दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। Soon a slave trade began. People were captured, chained and sold in slave markets. When slavery ended in 1834, there were 36,774 privately owned slaves at the
Cape located at the southernmost tip of Africa. लोगों को बंधक बनाकर, जंजीरों में बांधकर दास बाजारों में बेचा जाने लगा। 1834 में दास प्रथा के अंत के समय अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर स्थित केप में निजी स्वामित्व में दासों की संख्या 36,774 थी। A visitor to the Cape in 1824 has left a moving account of what he saw at a slave auction. 1824 में केप आने वाले एक यात्री ने वहाँ होने वाली नीलामी का आंखों देखा ब्यौरा प्रस्तुत किया। Having learned that there was to be sale of cattle from stock extra by auction, we halted our wagon for the purpose of procuring fresh oxen. Among the stock was a female slave and her 3 children. यह मालूम होने पर कि पशुओं कृषि उत्पादों की नीलामी होने वाली है, हमने अपनी गाड़ी नए बैल खरीदने के लिए रोक ली। नीलामी के माल में एक स्त्री दास और उसके 3 बच्चे थे। किसानों ने पशुओं के समान ही उन्हें परखा। The farmers examined them as if they had been so many head of cattle. They were sold separately and to different purchasers. The tears, the anxiety, the anguish of the mother while she cast her rending look upon her children, and the simplicity and touching sorrow of the poor young one while they clung to their distraught parent. उन्हें अलग अलग खरीदारों को बेच दिया गया। माँ ने चिंता, वेदना और आंसू भरी आंखों से बच्चों की तरफ देखा। दुखी बच्चे व्याकुल माँ बाप से चिपक गए। Contrasted with the market insensitivity and jocular tendencies of the spectators, और यह दृश्य दिल को पिघलाने वाला था। इसके विपरीत मौजूद दर्शकों के चेहरे हंसते हुए एवं असंवेदनशील थे।
तो अभी आपने इस कहानी में पढ़ा कि दक्षिण अफ्रीका में दासों का व्यापार किया जाता था। डच व्यापारी 17वीं सदी में दक्षिण अफ्रीका पहुँचे और जल्द ही दास व्यापार शुरू हो गया। लोगों को बंधक बनाकर जंजीरों में बांधकर दास बाजारों में बेचा जाने लगा। 1834 में जब दास प्रथा का अंतिम चरण था, यानी अंत के समय, अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर स्थित केप में निजी स्वामित्व में दासों की संख्या 36,774 थी। 1824 में केप आने वाले एक यात्री ने वहां होने वाली नीलामी का आंखों देखा ब्यौरा प्रस्तुत किया है। यह मालूम होने पर कि पशुओं कृषि उत्पादों की नीलामी होने वाली है, हमने अपनी गाड़ी नए बैल खरीदने के लिए रोक ली और वहां पर हमने क्या देखा कि नीलामी के माल में एक स्त्री दास और उसके 3 बच्चे थे। किसानों ने पशुओं के समान ही उन्हें परखा। उन्हें अलग अलग खरीदारों को बेच दिया गया। माँ ने चिंता, वेदना और आंसू भरी आंखों से बच्चों की तरफ देखा। दुखी बच्चे व्याकुल माँ से चिपक गए और यह दृश्य दिल को पिघलाने वाला था। और इसके विपरीत वहाँ पर जो दर्शक मौजूद थे, उनके चेहरे हंसते हुए एवं असंवेदनशील थे। थैंक यू।